फ्रेंड्स, आपने चार्ज के बारे में सुना होगा। चार्ज देखिए सीआरपीसी में चैप्टर 17 में आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मेरा आपसे बिल्कुल प्रॉमिस है कि इस वीडियो के बाद आपको चार्ज में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और सीआरपीसी को समझने के लिए चार्ज का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। देखिए चैप्टर 17 सेक्शन 211 से 224 तक चार्ज के बारे में बात करता है। ये आपको बताता है कि क्रिमिनल केस में चार्ज फ्रेमिंग कैसे की जाती है। आप डिफरेंट जुडिशरी के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे मेंस में, तो चार्ज के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए कि व्हाट इज चार्ज, कंटेंट ऑफ चार्ज, इफेक्ट ऑफ अल्ट्रेशन। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हैं जो आपके मेंस के लिए बन जाते हैं, तो इन पे आपको एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा। चलिए वी विल गो अहेड विद आवर वीडियो एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दी चैप्टर 17 चार्ज। देखिए चार्ज को समझने के लिए आपको दो चीज़ों में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। पहली जो चीज़ आएगी वो आएगी फॉर्म ऑफ चार्ज, और दूसरा जो पार्ट है इसका वो है ज्वाइंडर ऑफ चार्ज। जो आपका फॉर्म ऑफ चार्ज है ये फर्दर आपका आता है 211 से 217 तक, और ज्वाइंडर ऑफ चार्ज आता है 218 से 224 तक। ये तो हो गया इसका एक बेसिक चीज़ है, ये ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसके बाद मैं चार्ट बनवाऊँगा आप उस चार्ट को अपने नोटबुक में ज़रूर बना लें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आईपीसी और सीआरपीसी दोनों के बेरेक्ट लेकर बैठ जाएं। अगर नहीं लिए हैं तो वीडियो को पॉज कर दें और दोनों बेरेक्ट लेकर बैठें। दोनों ही बेरेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चार्ज क्या है कि चार्ज वैसे तो कहीं भी डिफाइन नहीं है सीआरपीसी में, इन द सेंस कि 2B में इसका एक डेफिनेशन दे रखा है। आप अपना बेरेक्ट खोलिए और पढ़िए। सेक्शन 2 का क्लॉज बी कहता है कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। ये चार्ज के बारे में बताता है कि किसी पर जब कोई आरोप लगता है उसमें एक से ज़्यादा हेड है, अधिक शीर्ष हैं, तो आरोप का कोई भी शीर्ष है, इसने तो उसके बारे में बता दिया, लेकिन चार्ज क्या होता है ये नहीं बताया। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है मेंस में चार्ज क्या है, तो देखिए चार्ज क्या है। चार्ज इज अ प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एक्यूजेशन। एक स्पेसिफिक एक्यूजेशन के लिए ये एक रिटन फॉर नोटिस है। किसको है? एक्यूज्ड को। जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स, ये आपके मेंस की लैंग्वेज बन जाती है कि चार्ज इज अ प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट अ पर्सन and it is a notice to the accused of the matter whereof he is accused। जिस चीज़ के लिए उसे आपने आरोपित किया है, दूसरी पार्टी ने उस पर क्या आरोप लगे हैं उसे पता लगना चाहिए। इट इज़ ए नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि भाई एक्यूज्ड को पता होना चाहिए कि उसके ऊपर क्या आरोप लगे हैं, ताकि वो अपना डिफेंस रेडी कर सके। इसीलिए चार्ज में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि कोर्ट मस्ट यूज हिज जुडिशियल माइंड विद फुल कॉशन, कि चार्ज फ्रेम करते हुए कोर्ट को बहुत ध्यान देना है। अभी फॉर्म की बात कर लेते हैं। देखिए फॉर्म से आपको याद आता है तो इसका फॉर्म नंबर 32 है। फॉर्म नंबर 32, फॉर्म नंबर हमें कहाँ से मिलते हैं? आप सीआरपीसी में जब जाते हैं तो लास्ट में क्या है आपके 484 सेक्शंस के साथ में आपको स्केड्यूल 1 एंड स्केड्यूल 2 दे रखे हैं। 1 आपको ऑफेंस के बारे में बताता है कि वो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेबल है, ट्रायबल बाय हुम। और स्केड्यूल 2 में दे रखे हैं डिफरेंट नंबर ऑफ फॉर्म्स। तो जो स्केड्यूल 2 है वो आपका वहाँ पे फॉर्म नंबर 32 है। टोटल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 56 टाइप के फॉर्म दिए गए हैं। अभी मैं आपका जो चार्ट बनवाने जा रहा हूँ तो इस चार्ट को अपने यहाँ पे अपने नोटबुक में ज़रूर बना लें। देखिए हम बात कर रहे थे चार्ज की।
जो कि चैप्टर 17 है और फ्रॉम सेक्शन 211 टू 224 है। उसके बाद सेशन ट्रायल आ जाता है। अब इस चार्ज को कैसे डिवाइड किया, पहले हम बेयर एक्ट लैंग्वेज में डिवाइड करेंगे। आपका बेयर एक्ट कहता है कि दो तरह से इसको डिवाइड किया गया है। एक है आपका फॉर्म ऑफ चार्ज, जिसको पार्ट ए कहा गया है, और दूसरा है ज्वाइंडर ऑफ चार्ज। ज्वाइंडर ऑफ चार्ज, जो फॉर्म ऑफ चार्ज है ये आपका आता है, इसको तो अच्छे से बना लीजिएगा, 211 टू 217, और दूसरा जो आता है वो आपका आता है 218 टू 224। तो ये तो होगा कि आपको बाइफरकेशन में पढ़ सकते हैं इसको। अभी इसको भी फर्दर कैसे डिवाइड किया गया, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अभी फॉर्म ऑफ चार्ज को भी हमने डिवाइड कर दिया है। कैसे डिवाइड किया है देखिए। फर्स्ट हमने कहा है कंटेंट ऑफ चार्ज। भाई किसी पे कोई चार्ज लग रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि उसके ऊपर जो चार्ज लगा है उसमें क्या कंटेंट है, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। फिर आता है आपका इफेक्ट ऑफ एरर्स। मान लीजिए कोई गलती हो गई है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ एरर्स। तो तीसरा आएगा आपका, वो आएगा अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज। क्या चार्ज बाद में अल्टर भी किए जा सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, ये आपको पढ़ना है। कंटेंट ऑफ चार्ज जो है वो देखिए 211 जो बात करता है वो मेन कंटेंट की बात करता है, और 214 तक 211 टू 214 हम पढ़ेंगे कंटेंट ऑफ चार्ज की। देन वी विल कम टू इफेक्ट ऑफ एरर्स। ये आपका सेक्शन 215 215 इसके बारे में बात करेगा। इसके साथ लिख लीजिए, इट शुड बी रीड विद सेक्शन 464। ठीक है, सेक्शन 464 के साथ इसको पढ़ा जाना चाहिए। अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज की अगर मैं बात कर लूँ तो अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज आपका आ जाता है 216 से लेके 217। 16 पावर बताता है और 217 आपको बताता है टू रिकॉल अ विटनेस व्हेन चार्ज इज अल्टर्ड। भाई नया आपको ट्रायल चलाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। यानी कि अल्ट्रेशन में कोर्ट की पावर क्या होंगी और उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए, ये तो हो गया फॉर्म ऑफ चार्ज का डिवीजन। अभी हम डिवाइड करते हैं अपने ज्वाइंडर ऑफ चार्ज को। थोड़ा ये आपको चार्ट में बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्लाइड में स्पेस कम है इसलिए मैंने इस लाइन को बनाया है। आप अपने वहाँ पे सिंपल अपने अच्छे से बना सकते हैं। लैंडस्केप मोड में बनाएंगे अपने रजिस्टर के या नोट्स जिसमें भी आप बना रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। अब ज्वाइंडर ऑफ चार्ज को भी हमने 3 जगह डिवाइड किया है। सबसे पहले बात हमने की है यहाँ पे एक बेसिक रूल की। दूसरा बात करता है इस बेसिक रूल के एक्सेप्शन की, एक्सेप्शन टू बेसिक रूल। और तीसरा जो बात करता है वो बात करता है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, सप्लीमेंट्री प्रोसीजर। ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। जो देखिए बेसिक रूल की हम बात करते हैं कि भाई अगर किसी के ऊपर अलग अलग चार्ज लगते हैं तो उसका अलग अलग चार्ज लगना चाहिए, हर ऑफेंस के लिए अलग अलग ट्रायल चलना चाहिए। ये बेसिक रूल है। तो ये बताया गया है सेक्शन 218 में। लेकिन इसी की एक्सेप्शंस को बता दिया गया है 219 से लेके 221 और आपका 223 में। और यहीं पे जो हम थर्ड की बात कर रहे थे वो 222 और 224, ये आपके सप्लीमेंट्री प्रोसीजर की बात करते हैं। ये आपको बताते हैं कि भाई ठीक है, बेसिक रूल एक्सेप्शन के अलावा और क्या हो सकता है, एडिशनल आप प्रोसीजर के बारे में बताते हैं। तो ये कंप्लीट आपका चैप्टर 17 चार्ज के बारे में जो है ये फुल एक चार्ट आप बना के अपने बेयर एक्ट में लगा लें। In a one glimpse when you are going for revision, it is very helpful for you that you can remember the things easily.
एंड फर्दर यू कैन मेक सम, ये आपके लिए मैं कुछ काम बता रहा हूँ, इसको आप अपने आपका होमवर्क है कि यहाँ पे इसको जैसे 211 लिखिए। 211 के लिए क्या है, इट विल टॉक अबाउट, एक मैं कर देता हूँ बाकी आप खुद करेंगे अपना। मेन कंटेंट, भाई सबसे पहले मेन कंटेंट आएगा, फिर आपका टाइम, प्लेस एंड पर्सन और थिंग दोनों आती हैं यहाँ पे, ठीक है। 213 क्या आता है, मैनर, कि किस मैनर में किया गया है, और 214 आएगा सेंस ऑफ लॉ, कि लॉ की क्या सेंस निकलती है वहाँ पे। इस तरह से आप इसको फर्दर भी एलोबरेट कर सकते हैं, जिससे कि एक ही पेज में, एक ही चार्ट में, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। मैं तो कहता हूँ इसको A4 पे बना के स्टडी टेबल के सामने लगा लें, 2-3 दिन आपकी आंखों के सामने रहेगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा एंड यू विल नेवर फॉरगेट दैट। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं अपने सेक्शन वाइज। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चार्ट लगा कैसा। अभी हम लोग आ जाते हैं अपने सेक्शन 211 के ऊपर। जो हमारा सेक्शन 211 है ये बात करता है कंटेंट ऑफ चार्ज की। देखिए इसने बताया है आपके बारे में कि मेन कंटेंट क्या होगा। मेन कंटेंट में टोटल यहाँ पे आपको 7 कंडीशंस दी गई हैं, यानी कि ये 7 कंडीशंस ज़रूर फुलफ़िल होनी चाहिए। 7 तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मेन कंटेंट का पार्ट बनती हैं। अब ये 7 हैं क्या क्या, हम वो बात कर लेते हैं। सबसे पहली है कि एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच एक्यूज्ड इज चार्ज्ड। तो आपका कीवर्ड हो गया यहाँ पे ऑफेंस। भाई सबसे पहले आपको ऑफेंस बताना है, ये आपका पहला कीवर्ड है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आ जाती है कि इफ़ द लॉ विच क्रिएट द ऑफेंस गिव्स इट्स अ स्पेसिफिक नेम, ऑफेंस में बी डिस्क्राइब्ड बाय द चार्ज बाय दैट नेम ओनली। तो दूसरा आपका क्या हो गया, नेम ऑफ ऑफेंस बाय लॉ, नेम ऑफ ऑफेंस बाय लॉ, ये आपका दूसरा फैक्टर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तीसरा चीज़ यहाँ पे क्या आ जाती है, जैसे देखिए नेम ऑफ ऑफेंस में क्या है, अब मान लीजिए किसी ने किसी की प्रॉपर्टी को आउट ऑफ पोजेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, वहाँ से वो विदाउट कंसेंट लेके चला गया, तो इस ऑफेंस को क्या नाम दिया गया, थेफ्ट नाम दिया गया अंडर IPC 378। तो उस पर आपको वो जो नाम दिया है, अगर किसी पर्टिकुलर लॉ ने, हो सकता है NDPS एक्ट में कोई दूसरा ऐसा ऑफेंस जिसको कुछ और नाम दिया हो, जिस भी लॉ ने उसको ऑफेंस बताया है उसको, तो उस वहाँ पे उसका जो नाम दिया गया वो नाम बताना है। अब क्या है कि मान लीजिए नाम नहीं दिया गया है, लॉ विच क्रिएट द ऑफेंस डज नॉट गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम, नाम नहीं दिया गया है। सो मच डेफिनेशन, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपका सो मच डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड टू गिव द एक्यूज्ड नोटिस टू द मैटर विद विच ही इज चार्ज्ड। यानी कि ये देखिए सीधी सी बात कह रहा है, स्टेटमेंट टू डिस्क्राइब ऑफेंस, ताकि एक्यूज्ड को नोटिस मिल सके कि भाई उसके खिलाफ क्या अपराध हुआ है, ये सफिशिएंटली उसको स्टेटमेंट से समझ में आना चाहिए। नाउ फोर्थ पॉइंट सेज दैट द लॉ एंड सेक्शन। देखिए जब भी किसी पे आपने देखा होगा तो आप कैसे धाराएं लगती हैं कि IPC 398 के तहत उसको बुक किया गया है, IPC 302 मर्डर। तो आप इस तरह से उसका जो लॉ है, लॉ का नाम और उसका जो सेक्शन है वो भी वहाँ पे आपको देना है। ये आपका हो गया लॉ एंड सेक्शन 4th नंबर पे। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, द फैक्ट दैट चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस चार्ज्ड वाज फुलफिल्ड इन पर्टिकुलर केस। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देते हैं हम। अब आप बताइए IPC 378 किसके बारे में बताता है, थेफ्ट के बारे में बताता है। अब थेफ्ट के इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, विदाउट कंसेंट लेकर जाए और डिसऑनेस्टली लेकर जाए, यही है। अगर ये सारे के सारे चार्ज में आपको बताना होगा कि भाई अगर मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी तो थेफ्ट हो ही नहीं सकती उसका,
इमूवेबल प्रॉपर्टी तो थेफ्ट नहीं हो सकती ना। तो ये जो लॉ में बताए गए हैं किसी भी लॉ में, वो सारे के सारे जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उस ऑफेंस को, ऑफेंस पूरा बन रहा है, ये चीज़ भी चार्ज में डिफाइन होनी चाहिए। अब मान लीजिए प्रॉपर्टी इमूवेबल थी और आपने थेफ्ट का चार्ज लगा दिया तो अपने आप गलत हो गया। अब 6 आ जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, वी हैव टू इंटरलिंक इट नाउ। अभी अगले 2 मिनट आप ना अपना ध्यान कहीं और बिल्कुल ना लेकर जाएं। द चार्ज शैल बी रिटन इन लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, भाई कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। पर कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी? जब भी आपके सामने कोई ऐसा लाइन आ जाती है तो ट्राई टू इंटरलिंक दैट विद अदर प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी। आपको जाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 348 में। 348 यहाँ क्या कहता है? ये बात करता है फॉर द लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज। अब बाकी जो कोर्ट्स बच गई उनका क्या होगा? तो क्रिमिनल केसेस में सीआरपीसी का सेक्शन 272 हाउ एविडेंस इज रिकॉर्डेड, आपको याद आ रहा होगा, ये हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि जो कोर्ट्स की लैंग्वेज को डिसाइड करती है अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो जो कोर्ट की लैंग्वेज डिसाइड की गई है, या तो 348 में तो कह दिया गया है कि इंग्लिश ही इनकी लैंग्वेज होगी, लेकिन जो अदर कोर्ट्स हैं आपके सेशन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, उनकी लैंग्वेज डिसाइड करता है कोर्ट। तमिलनाडु में अलग हो सकती है, राजस्थान में अलग हो सकती है, हरियाणा में अलग हो सकती है। अभी आ जाते हैं 7 पे। 7 पे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना आईपीसी का जो बेर एक्ट है वो आप देखें, सेक्शन 75। सेक्शन 75 आईपीसी यहाँ पे क्या कहता है? ये आपको बताता है इन्हेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट अंडर चैप्टर 12 एंड अंडर चैप्टर 17। 2 ऐसे चैप्टर्स हैं, अगर उनके तहत आपने कोई प्रीवियसली आप कन्विक्टेड हो और फिर से आप कोई ऐसा अपराध कर देते हो तो आपके खिलाफ के आपकी पनिशमेंट को बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है? 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब इसके बाद बेरक लैंग्वेज पढ़ते हैं कि इफ़ द एक्यूज्ड हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। भाई आईपीसी का 75 कहता है कि अगर प्रीवियसली कन्विक्टेड है चैप्टर 12 और 17 में सेम काइंड का ऑफेंस फिर कर देता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा बढ़ाई जा सकती है, ज़्यादा सज़ा मिल सकती है। यानी जहाँ 4 साल मिलनी थी वहाँ 4 और 3 7 मिल जाएगी उसको। is liable by the reason of such previous conviction to enhanced punishment or to punishment of different kind for a subsequent offense. It is intended to prove such previous conviction for the purpose of affecting the punishment which the court may think to fit to award for the subsequent offense. The fact, date, यहाँ पे ध्यान देना है जो आपका इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए क्या क्या है? 2 फैक्ट, डेट, प्लेस और प्रीवियस कन्विक्शन शैल बी स्टेटेड। भाई प्रीवियस कन्विक्शन पता होना चाहिए ना कि उसको, कि उसके ऊपर प्रीवियस कन्विक्शन का भी लगाया गया है, सो दैट कि वो अपना बचाव कर सके, उसके बारे में उसे जो प्रूव करना है वो करे वहाँ पे। इफ सच स्टेटमेंट हैज़ बीन ओमिटेड द कोर्ट मे एड इट एट एनी टाइम बिफोर सेंटेंस इज पास्ड। अगर मान लीजिए चार्ज फ्रेमिंग के दौरान ये नहीं ऐड किया गया है तो भैया जजमेंट देने से पहले, सेंटेंस देने से पहले कोर्ट किसी भी स्टेज पर इसको ऐड कर सकता है। हालांकि चार्ज भी कभी भी अल्टर किए जा सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे 216 में। तो अब तक हमने पढ़ी 7 कंडीशन। अब इन 7 कंडीशंस को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, इलस्ट्रेशन बाद में देखेंगे, पहले इसको रिवाइज करते हैं। देखिए सेक्शन 211 ये सिंपल सी क्या बात कह रहा है, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है, ये बात करता है मेन कंटेंट ऑफ चार्ज की, कि चार्ज के मेन कंटेंट क्या होंगे उसके बारे में बताता है। सबसे पहली बात है कि भी आपको बताना है ऑफेंस, ऑफेंस क्या हुआ है। ऑफेंस के बाद आपको बताना है उसका स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम इफ गिवन बाय लॉ, इफ गिवन बाय लॉ। अगर नहीं दिया गया है तो स्टेटमेंट
ऑफ डिस्क्राइबिंग द ऑफेंस, उसके बारे में एक स्टेटमेंट देनी है इन केस अगर नाम नहीं दिया गया है। उसके बाद आपको क्या बताना है यहाँ पे, फोर्थ में आपको भाई लॉ एंड सेक्शन भी बताना पड़ेगा कि लॉ कौन सा है और सेक्शन कौन सा है। लॉ और सेक्शन तो बता दिया आपने, अब उसके बाद आपको बताना होगा उसके इंग्रेडिएंट्स, भाई उसमें क्या नमक मिर्ची क्या क्या है जिससे कि वो कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है ऑफेंस, इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस बाय लॉ जो उस प्रावधान में दिए गए हैं। और उसके बाद आपका आ जाता है लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, किस तरह से लिखा जाएगा। और लास्ट आपका आ जाता है प्रीवियस कन्विक्शन। ठीक है, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, इस तरह से आप अपना रिवाइज कर सकते हैं। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, सेक्शन 211 के इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन ए देखते हैं कि ए इज चार्ज्ड विद मर्डर ऑफ बी। ए ने क्या किया है, बी का मर्डर कर दिया है। तो ये जो स्टेटमेंट जो आपने चार्ज उसके ऊपर लगाया है मर्डर का, ये स्टेटमेंट इसकी इक्विवेलेंट मानी जाएगी। जो ए का एक्ट है वो मर्डर की जो डेफिनेशन दी गई है कहाँ पे, आईपीसी के 299 और 300 में, उसके अंदर फॉल करता है। यानी कि जो 299 और 300 में कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में जो मर्डर की डेफिनेशन है वहाँ पे फॉल करता है। और ये बात भी मानी जाएगी कि ये फॉल नहीं करता किसी जनरल एक्सेप्शन ऑफ द कोड। जनरल एक्सेप्शन कहाँ से कहाँ आती हैं आपकी, 76 से 106। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि इट डिड नॉट फॉल विद इन द 5 एक्सेप्शन। आपको याद होगा हमने 5P वाली बात की थी, 5P जो यहाँ पे आते हैं, अगर ये उनमें भी कहीं फॉल नहीं करता है। कहाँ पे, सेक्शन 300 में 5 एक्सेप्शन दे रखे हैं और जो फर्स्ट एक्सेप्शन है उसमें भी एक्सेप्शन दे रखा है, तो उनके भी तीनों प्रोवाइजो में ये फॉल नहीं करता है ये चीज़। यानी अगर एक के मर्डर का चार्ज लगा तो ये सारी बातें यहाँ पे समझी जाएंगी। दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि ए के ऊपर एक चार्ज लगा अंडर सेक्शन 326। 326 क्या है, वॉलेंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। देखिए दो तरह की हर्ट होती है, हमने बात की थी, एक होता है आपका हर्ट, एक होता है ग्रीवियस हर्ट। 320 में टोटल 8 कंडीशन बताई गई हैं जब हार्ट को ग्रीवियस हर्ट कहा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग था, उसके द्वारा उसने हर्ट पहुंचाई है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट। ये समझा जाएगा कि 335 यानी कि जहाँ पे आपका प्रोवोकेशन की वजह से उसने ग्रीवियस हर्ट पहुंचाई हो, ऐसे उसमें फॉल नहीं करती है और ना ही किसी जनरल एक्सेप्शन में फॉल करती है। यानी कि इट शुड बी क्लियर दैट यू आर चार्ज्ड विद 326 एंड देयर इज नो जनरल एक्सेप्शन। अगर उसको प्रूव करना है तो एक्यूज्ड अपना प्रूव करेगा, लेकिन कोर्ट ने उसको क्लियरली बता दिया कि आपके ऊपर ये चार्ज लगा अंडर सेक्शन 326। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, चीटिंग, थेफ्ट, एक्सटोर्शन, एडल्ट्री, क्रिमिनल मिस इंटिमिडेशन और यूजिंग फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क। देखिए ए तो बहुत बड़ा बदमाश है, इसके ऊपर क्या क्या चार्ज लग गए हैं, ये सारे चार्ज इसके ऊपर लगे हुए हैं। द चार्ज में स्टेट दैट ए कमिटेड मर्डर और चीटिंग और थेफ्ट और एक्सटोर्शन और एडल्ट्री और क्रिमिनल इंटिमिडेशन और दैट ही यूज्ड अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क विदाउट रेफरेंस टू डेफिनेशंस of those crime contained in IPC, but section under which offense is punishable must in each sentence be referred in charge। भाई आप डेफिनेशन भले ही मत दो, लेकिन IPC का, क्योंकि देखिए इट इज़ ऑटो अंडरस्टूड कि अगर IPC में आप चीटिंग कर रहे हो तो वही वहाँ पे 415 में चीटिंग का डेफिनेशन दे रखा है। अब अडल्ट्री है, जैसे अडल्ट्री ऑफेंस रहा नहीं 497 में जोसेफ साइन वाले केस के बाद, इसको याद रखो यार बीच में ऐसी चीज़ों को, तो वहाँ पे आप डेफिनेशन भले ना दें, लेकिन आपको लिखना होगा कि IPC 497 में इसीलिए एग्जाम्पल दिया ताकि आपका जोसेफ साइन वाले केस 2018 का केस है जहाँ पर अडल्ट्री ऑफेंस नहीं रहा है, उस पर ध्यान चला जाए। अब डी कहता है ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 184। देखिए 184 क्या है कि कोई पब्लिक सर्वेंट किसी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है इन अ मैनर ऑफ लॉ,
और उसे आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस सेल को होने नहीं दे रहे हैं, तो भैया वो भी आपको बताना होगा। तो चार्ज इन वर्ड्स में आना चाहिए जो लिखा गया 184 में, यानी किस मैनर में उसको अपोज किया वो यहाँ पे लिखना है। इसको आप पढ़ रख सकते हैं रीड विथ 213 213 के तहत साथ इसको पढ़ा जाना चाहिए। अभी आते हैं सेक्शन 212 पे। पर्टिकुलर सेज टाइम प्लेस एंड पर्सन। देखिए किस समय अपराध हुआ है, किस जगह पे हुआ है और किसके खिलाफ हुआ है। भाई एक्यूज को पता होना चाहिए ना, पर्सन था या कोई थिंग थी। द चार्ज शैल कंटेन सच पर्टिकुलर एज टू टाइम प्लेस ऑफ द अलेज्ड ऑफेंस एंड द पर्सन इफ एनी अगेंस्ट हुम और थिंग इफ एनी। मैंने कहा था कि थिंग भी हो सकती है और पर्सन भी हो सकता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट वॉज कमिटेड एज रीजनेबली सफिशिएंट टू गिव द एक्यूज नोटिस, जिससे एक्यूज को पता लगे कि मैंने किसके विरुद्ध अपराध किया है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, जो 212 का सेकंड है। देखिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, सबसे जरूरी ध्यान देना। देखिए ये तो आपको पढ़ना ही है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपने पढ़ लिया, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन पढ़ लिया आपने, पर किसका, मनी का या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी, ये दोनों आपके प्राइम फैक्टर हैं। उसके बाद आपको कुछ नंबरिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इट शैल बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द ग्रॉस सम। जरूरी नहीं है कि आप पूरा वो बताएं, आप एक ग्रॉस सम वहाँ पे बता सकते हैं। तो ग्रॉस सम स्पेसिफाई कर दीजिए। एज द केस में बी डिस्क्राइब द मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर दीजिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफेंस इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड। और दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, देखिए दूसरे पे आपको ध्यान दीजिए। एंड जहाँ पे आए आप उस एंड को ना ऐसे सर्कल बना लें, यानी कि हर एंड के बाद एक अलग कंडीशन है कि जो डेट है बिटवीन द विच ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, जिसके बीच में आपने जो अपराध बताया है वो किया गया है, वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम और एग्जैक्ट डेट देने की ज़रूरत नहीं। आप दे सकते हैं कि 2 मई 21 से लेकर के 6 जून 21 के बीच में हुआ, इस तरह से डेट्स दे सकते हैं आप। एंड चार्ज सो फ्रेम शैल बी डीम्ड टू बी चार्ज ऑफ वन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 219। 219 क्या कहता है कि अगर 12 महीने के अंदर सेम काइंड के ऑफेंस किए गए हैं तो 3 ऑफेंस को एक ही ऑफेंस माना जाएगा, उसी ट्रायल में चलाया जा सकता है। तो यहाँ उसको एक ही ऑफेंस माना जाएगा। इम्पॉर्टेंट यहाँ का प्रोवाइजो हो जाता है कि जो डेट के बीच का डिफरेंस है ना, ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 20 की जगह 19 लिख देते, नो यू कांट डू दैट। 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है। अभी चलते हैं 213 पे। देखिए 213 क्या कहता है कि व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग। देखिए जब क्या है कि 211 में आपने क्या बताया, यू टोल्ड अबाउट मेन कंटेंट। 212 में आपने क्या किया, 212 में आपने टाइम प्लेस और पर्सन के बारे में बता दिया। अब ये पर्सन है जिसके खिलाफ अपराध किया गया है, जिसके द्वारा किया, एक्यूज नहीं है, ये विक्टिम की साइड से है। और ये थिंग भी हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर ये चीज़ें भी अच्छे से एक नोटिस नहीं दे पाती हैं, यानी कि एक्यूज्ड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ हैपेंड विद हिम, when the nature of case is such that particulars mentioned in section 11 and 12 do not give the accused sufficient notice of matter with which he is charged, the charge shall also contain such particulars, the manner, keyword जो आपका यहाँ पे आ जाता है manner, in which alleged offence has been committed। यानी कि 213 को याद रखिए आप मैनर से, मैनर ऑफ ऑफेंस, भाई किस तरह से आपने किया। मान लीजिए आपने किसी पब्लिक सर्वेंट के आदेश को नहीं माना, उसको ऑब्स्ट्रक्शन पहुंचाया उसके काम में, तो कैसे पहुंचाया आपने, ये जरूर अपराध बताया गया आईपीसी में कि अगर आप ऐसा करेंगे तो होगा, लेकिन किस तरह से किया ये बताना जरूरी है। तो यहाँ पे मैनर आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इसका इलुस्ट्रेशन जो है 213 में, ये आपको चीज़ें क्लियर कर देंगे। 1 या 2 इलुस्ट्रेशन हम पढ़ेंगे, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। इलुस्ट्रेशन मैं कह रहा हूँ आईपीसी हो या सीआरपीसी, ऑल आर इम्पोर्टेंट। देखिए ए इज एक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस।
द चार्ज नीड नॉट सेट आउट द मैनर। भाई ए ने चोरी कर ली तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि चोरी कैसे की, पहले ताला को तोड़ा, फिर वो दीवार फांदा, क्या किया वो किया, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ए इज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग बी, ए ने बी को चीट किया है। 415 से लेके आपको 420 तक चीटिंग के बारे में बताया गया। 415 चीटिंग की डेफिनेशन बताता है। तो भैया चीटिंग तो बता दी, लेकिन चीटिंग कैसे की गई ये मैनर बताना जरूरी है। तो चार्ज मस्ट सेट आउट द मैनर इन विच ए चीटेड बी, ए ने किस तरह से बी को चीट किया, मैनर आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। ए इज एक्यूज्ड ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस, तो यहाँ पे चार्ज मस्ट नॉट सेट आउट दैट पोर्शन ऑफ द एविडेंस गिवन बाय ए। अब वो बताने की जरूरत नहीं उसने क्या ऑफेंस दी, क्या दिया है, क्यों दिया है, बस उसके ऊपर फॉल्स एविडेंस का लग गया। तो सारे इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम चलते हैं अभी 214 के ऊपर। द वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ, सेंस ऑफ लॉ यानी कि जिस लॉ में उस जो आपने चार्ज लगाया है और जहाँ वो ऑफेंस बन रहा है, तो वो जो लॉ उसको ऑफेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, जिस सेंस में वो कर रहा है उसी सेंस में है उसको समझा जाना चाहिए। यानी उसके जो वर्ड्स आप चार्ज में लिखेंगे, दोज वर्ड्स मस्ट बी इन द सेंस ऑफ दैट लॉ। भाई कानून जिस तरह से उस अपराध को परिभाषित करना चाह रहा है, आपको भी चार्ज में वैसे ही परिभाषित करना होगा, आरोप में वैसे ही परिभाषित करेंगे, तभी जाके जो अपराधी है, एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर आरोप लगा है, आरोपित व्यक्ति उस चीज़ को समझ पाएगा। एवरी चार्ज वर्ड्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग द ऑफेंस सेल, देखिए सेल वर्ड यूज हुआ है, बी डीम टू हैव बीन यूज्ड टू द सेंस अटैच्ड टू देम रिस्पेक्टिवली बाय द लॉ अंडर विच सच ऑफेंस इज पनिशेबल, जिसने उसको पनिशेबल बनाया है। जैसे हम थेफ्ट की बात कर लें तो 378 ने तो थेफ्ट को डिफाइन किया, 379 ने उसकी पनिशमेंट दी है। तो भैया जो आईपीसी ने थेफ्ट की जो सेंस है उसी सेंस में उसके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है, चार्ज में सेम सेंस ऑफ लॉ होनी चाहिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे हम 215। देखिए 215 क्या है, इफेक्ट ऑफ एरर्स। बेरेट लैंग्वेज में जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात कर लूँ, आप उसी से आप समझ जाएंगे। देखिए एरर दो तरह के हो सकते हैं, एक एरर हो सकता है कि वो मटेरियल हो और दूसरा एरर होगा कि वो इमैटेरियल हो। अगर इमैटेरियल एरर है तो भैया कोई बात नहीं, इट इज़ गुड, इमैटेरियल एरर चलेगा, उसके ऊपर कोई प्रेजुडाइज इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो वो मैटर नहीं करता है। और बेसिक रूल, दिस इज अ जनरल रूल, इसको जनरल रूल मानिए फॉर सेक्शन 215। लेकिन अगर मटेरियल एरर है, मटेरियल एरर में क्या होगा कि अगर आपका मटेरियल एरर है तो वहाँ पे क्या है, आप एक्यूज्ड आपका मिसलीड हो सकता है, मिसलीड हो सकता है ना, और वहाँ मिसलीड होगा तो क्या होगा, इट विल बी फेलियर ऑफ जस्टिस, क्या हो जाएगा, फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाएगा, तो उसका तो इफेक्ट पड़ेगा। अगर वहाँ पे फेलियर ऑफ जस्टिस है तो क्या होगा, वहाँ पे ऐसे एरर ओमिशन जो मटेरियल है, ठीक है, और फेलियर ऑफ जस्टिस है, तो उस एरर का इफेक्ट यहाँ पे ये बताया गया है। अभी कह रहा है कि नो एरर इन स्टेटिंग ईदर द ऑफेंस ऑफ पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन चार्ज एंड नो ओमिशन टू स्टेट द ऑफेंस और दोज पर्टिकुलर शैल बी रिगार्डेड एट एनी स्टेज ऑफ द केस एज मटेरियल। भाई जैसे मैंने जो आपको कहा कि जनरल रूल है, सब तक कोई एरर नहीं माना जाएगा, अनलेस द एक्यूज्ड वाज इन फैक्ट मिसलीड, एक्यूज्ड क्या किया जाए, मिसलीड किया जाए उस एरर से, ओमिशन से, या वहाँ पे फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा हो। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, हम इलस्ट्रेशन देखते हैं, पहले इमैटेरियल का देखेंगे। आपका इलस्ट्रेशन ए, बी और डी, ये तीनों के तीनों इलस्ट्रेशन मेरे में मार्क कर लीजिए, इमैटेरियल एरर की बात करते हैं। और मटेरियल एरर की बात करता है इलस्ट्रेशन सी और ई। देखिए ए क्या कहता है, ए इज चार्ज्ड अंडर सेक्शन 242 ऑफ आईपीसी विद हैविंग बीन इन पोजेशन ऑफ काउंटरफिट कॉइन। भाई काउंटरफिट कॉइन उसके पास मिल जाते हैं, हैविंग नोन एट द टाइम व्हेन द बिकेम पोजेस्ड देयरऑफ that such coin was counterfeit, the words fraudulently being omitted in the charge।
भाई वहाँ पे ओमिटेड जो फ्रॉडेंटली वर्ड है वो नहीं लिखा गया है, जबकि उसको पता था कि जब उसने कॉइन लिए तो काउंटरफिट थे। तो सिर्फ फ्रॉडेंटली वर्ड ना लिखने से ओमिट कर दिया गया है, तो तब तक क्या है, ये इमैटेरियल ही रहेगा अनलेस इट अपीयर्स दैट ए वाज इन फैक्ट मिसलीड बाय दिस ओमिशन द एरर शैल नॉट बी रिगार्डेड एज मटेरियल, यानी कि उसे इमैटेरियल माना जाएगा। ए चार्ज्ड विथ चीटिंग बी एंड द मैनर इन विच ही चीटेड बी डज नॉट, हमने कहा कि ये पहले 213 में कि मैनर बताया जाना चाहिए। मान लीजिए मैनर नहीं बताया गया है या इनकरेक्टली बताया गया है, दो चीज़, या तो बताया नहीं गया और बताया गया है तो क्या इनकरेक्टली बताया गया है। ए ने अपने आप को डिफेंड किया, विटनेस को बुलाया और अपने अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन दे दी। कोर्ट में इन्फर फ्रॉम दिस दैट द ओमिशन इज सेट आउट द मैनर ऑफ चीटिंग इज नॉट मटेरियल, कि भाई तुम मानते हो ना कि चीटिंग तो हुई है, मैनर नहीं बताया गया, कोई बात नहीं, तो यहाँ भी ये क्या है, इमैटेरियल हो जाएगा। बाकी इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है ए बी और डी आपके इमैटेरियल एरर की बात करेंगे, सी और ई आपका मटेरियल एरर की बात करेगा। अभी आ जाते हैं 216 के ऊपर। 16 क्या, देखिए पावर है किसकी, कोर्ट की, पावर ऑफ कोर्ट है क्या करने के लिए, टू अल्टर दी चार्ज, चार्ज को अल्टर करने के लिए, वो कभी भी चार्ज को अल्टर कर सकता है। देखिए जब अल्ट्रेशन आता है तो दो चीज़ें होती हैं वहाँ पे, जो आपका अल्ट्रेशन किया अगर वो प्रीजुडिशियल है, यानी कि उसका एक्यूज्ड या प्रोसिक्यूशन, डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, प्रेजुडिशियल इफेक्ट डाल रहा है वहाँ पे, तो उस टाइम पे क्या होगा, नया ट्रायल चलेगा, न्यू ट्रायल, और उसके लिए आपको एडजर्नमेंट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो प्रेजुडिशियल नहीं है, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग ट्रायल है उसी के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। मिस मत करना किसी भी बात को, ये चीज़ें सब स्लाइड में नहीं लिखी हुई है, मैं आपको जिस्ट बता रहा हूँ। अगर जो अल्ट्रेशन किया गया है वहाँ कोई एडिशन किया गया है, उस एडिशन से एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन के ऊपर कोई ऐसा अपोजिट इफेक्ट पड़ रहा है, तो भैया आपको नया ट्रायल चलाना पड़ेगा, विटनेस को दोबारा बुलाना पड़ेगा, एडजर्नमेंट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रेजुडिशियल इफेक्ट नहीं है, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो इन दैट कंडीशन आप उसी ट्रायल के साथ आगे बढ़ेंगे। ये इसकी टोटल जिस्ट है। अब समझते हैं, एनी कोर्ट में अल्टर और ऐड एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट, ये एक बेसिक रूल है कि कोर्ट की ये पावर होती है कि जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले कभी भी वो कोई भी चार्ज ऐड कर सकता है, स्ट्राइक आउट कर सकता है। एंड एवरी सच अल्ट्रेशन और एडिशन शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड, ये एक्यूज्ड को पढ़ के सुनाया जाना चाहिए जो भी उसके अंदर आपने अल्ट्रेशन किया है। एक्यूज्ड मस्ट बी अवेयर, उसे पता तो होना चाहिए ना कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। If the alteration or addition to charge is such that proceeding immediately with the trial is not likely the opinion of court, जो मैंने अभी आपको बताया, to prejudice the accused in his defense or the prosecutor in the conduct of case, court may in its discretion, court अपने discretion को यूज करते हुए उस अल्ट्रेशन के बाद और एडिशन के बाद प्रोसीड कर सकता है ट्रायल के साथ, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल चार्ज पर ही चलेगा, उसने जो ऐड कर दिया, नया ट्रायल नहीं चलेगा वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे आपने वो ऐसा अल्ट्रेशन और एडिशन किया है और कोर्ट के ओपिनियन में, देखिए कोर्ट को लगना चाहिए कि ये प्रिजुडाइज कर रहा है एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूटर को, तो कोर्ट वहाँ क्या करेगा, न्यू ट्रायल करेगा और एडजर्न कर देगा ट्रायल को। जो मैंने आपको यहाँ बताया था वही चीज़ें हैं। अब इसका फाइल क्या कहता है कि अगर अल्ट्रेशन जो है वहाँ पे वो रिजल्ट नेसेसिटी ऑफ प्रीवियस सैंक्शन, वहाँ पे प्रीवियस सैंक्शन की ज़रूरत है, तो नो प्रोसीडिंग विल स्टार्ट अनलेस द सैंक्शन बीइंग रिसीव्ड। ये क्या बात हुई, इस पर डिस्कशन करते हैं कि अगर ऑफेंस जो आपने अल्टर किया है या ऐड किया है इज वन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ विच प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी, आपको प्रीवियस सैंक्शन चाहिए
मान लीजिए आपको स्टेट गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन वहाँ लेना पड़ेगा, तो इन दैट कंडीशन क्या है, जब तक वो सैंक्शन नहीं आ जाएगा तब तक आप उसको ट्रायल को आगे नहीं चला सकते। तो ये तो था अल्ट्रेशन की पावर। अब 217 क्या कहता है कि जब भी भाई आप कोई भी चार्ज अल्टर करेंगे या ऐड करेंगे, कौन करेगा, कोर्ट करेगा। तो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल द प्रोसिक्यूटर एंड एक्यूज्ड, प्रोसिक्यूटर और एक्यूज्ड सेल बी अलाउड, उनको भाई अलाउ करना पड़ेगा कि वो रिकॉल करें, रीसमन करें और एग्जामिन करें उस अल्ट्रेशन और एडिशन के संबंध में विटनेसेस को जो कि पहले एग्जामिन हो चुके हैं, unless the reason to be recorded in writing and consider that prosecutor or accused as the case may be desire to recall or re-examination the witness for the purpose of vexation। अगर उसे लगता है कोर्ट को कि नहीं भाई ये तो वैक्सियस बुला रहे हैं, बिना बात बुला रहे हैं, कोर्ट का समय आपका जो है वो वेस्ट करेंगे टाइम, इसलिए बुला रहे हैं, तो रीज़न रिकॉर्ड करके कोर्ट मना कर सकता है, अदरवाइज सेल बी अलाउड। आल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेस फ्रॉम, अगर उसे लगता है किसी और विटनेस को बुलाया जाना चाहिए तो उसे भी बुलाया जाएगा। तो आपने यहाँ तक समझा इन सारी चीज़ों को। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। देखिए आज की वीडियो हम यहीं तक बात करेंगे, नेक्स्ट ज्वाइंडर ऑफ चार्ज को नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज आपने समझा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज किसे कहते हैं, उसके कंटेंट क्या क्या होंगे, कंटेंट ऑफ चार्ज आपने समझ लिया। उसके बाद आपने इफेक्ट समझा, इफेक्ट ऑफ एरर, इफेक्ट ऑफ एरर, देन आप आगे अल्ट्रेशन के ऊपर और एडिशन ऑफ चार्ज के ऊपर। ठीक है, ये 211 से 214 था, ये आपका 215 था और ये आपका 216 एंड 270 था। तो ये चार्ज का पार्ट ए आज यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी ज्वाइंडर ऑफ चार्ज जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको चार्ट पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपका कोई भी सजेशंस है, कोई एडवाइस है तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि हमारा इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आप लोग हमें एडवाइस करेंगे, सजेस्ट करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप हमसे मेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहाँ पे आपको ये चार्ट अच्छे से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे A4 में कंप्यूटराइज बना हुआ चार्ट आपको हम देंगे। टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद पार्ट बी ज्वाइंडर ऑफ चार्ज फ्रॉम 218 टू 224। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।